नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो दिवाली का टाइम चल रहा है तो हैप्पी दिवाली। थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, पूरा समय अपने खेल कूद मौज में ना दीजिए। हल्का फुल्का टाइम, चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा दिन में जरूर निकालिए पढ़ने में। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम लोग देखते हैं आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ऐसा फंडामेंटल राइट बताइए जो ह्यूमन राइट भी है, साथ में फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है, मानव अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। राइट टू वर्क, काम का अधिकार। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। या राइट टू हाउसिंग, मकान का अधिकार। अब देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो ये आपका एक फंडामेंटल राइट भी है, साथ में ये आपका एक ह्यूमन राइट भी बना है, मानव अधिकार भी और साथ में आपका मौलिक अधिकार भी है, राइट टू एजुकेशन। तो अगला क्वेश्चन क्या है। व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये तो पूछ लिया गया है कि हाँ, आपके संविधान में जो राइट टू एजुकेशन है वो तो प्रेजेंट है, लेकिन कौन से अमेंडमेंट से उसको वहां पे इंसर्ट कराया गया हमारे संविधान में, कब उसको ऐड कराया गया है? तो ऑप्शंस क्या है। 1 अप्रैल 2010, 1 अगस्त 2010, 1 अक्टूबर 2010 या 1 दिसंबर 2010। देखिए, ये वाले जो क्वेश्चंस ऑप्शंस आ जाते हैं इसमें थोड़ा टफ होता है, क्योंकि जो डेट है इसमें डेट में थोड़ा हो जाते हैं क्वेश्चंस टफ, क्योंकि ये याद करनी पड़ती है। साल सब में 2010 दे दिया गया है। अब लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1 अप्रैल 2010। इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हो, क्योंकि अप्रैल से ही नया सेशन भी स्टार्ट होता है आपकी क्लासेस का। ठीक है, जैसे हमारे जब स्कूल में थे तो अप्रैल से ही सेशन स्टार्ट होता था, और अप्रैल से ही जो राइट टू एजुकेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कराई गई है। तो ऑप्शन क्या है आपका? सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ, मतलब भारतीय संविधान में शामिल है, ये पूछा जा रहा है कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल है, कितने आर्टिकल है, कितने भाग, कितनी सूचियां और कितने आपके अनुच्छेद। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट हैं। ठीक है, ये तो याद ही रहना चाहिए। आर्टिकल मान लीजिए ना भी याद हो, 22 पार्ट है, 22 भाग है और 12 शेड्यूल है, 12 सूची है। अब देखिए, सबसे इसमें 22 और 12 का एक ही करेक्ट आंसर है ए, और कोई 22 और 12 है नहीं। तो पार्ट्स और शेड्यूल्स तो जरूर से जरूर याद रखे रहना चाहिए आप लोगों को। तो करेक्ट आंसर भी आपका ए हो गया इसी वजह से, क्योंकि और में नहीं। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता, कोई और भी ऑप्शन होता जिसमें आपके 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल दे रखे होते, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हो जाता ट्रिकी, लेकिन अभी इतना ट्रिकी नहीं है। इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर है ए आपका, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 22 पार्ट्स है, 22 भाग है और 12 शेड्यूल, 12 सूची। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है राज्यसभा, इसके बारे में आपको मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। तो राज्यसभा एक, इसके बारे में कुछ फैक्ट समझ लीजिए। राज्यसभा कभी भी अबॉलिश नहीं की जा सकती है, कभी भी भंग नहीं हो सकती है राज्यसभा। और इसमें जो टोटल मेंबर्स आपके प्रेजेंट है, जो टोटल मेंबर्स की मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताई गई है, वो बताई गई है 250 मेंबर। तो 250 मेंबर होते हैं इसमें, सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं आपके 250। तो 250 वाला आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी वाला है। तो 250 मेंबर। अब और तो कोई है नहीं 250 का, 252 पास में है, लेकिन ये होता नहीं है। 250 मेंबर्स, और 250 में से जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है, उनको कौन मनोनीत करते हैं? वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, तो 12 मेंबर्स को किसने नॉमिनेट करा? प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने करा। ठीक है, तो 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, 250 मेंबर्स ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन क्या है। इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हु अमंग्स द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट? भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब है ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल, कौन सबसे टॉप पे है। जैसे इंडिया में जो सबसे टॉप पोस्ट है, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जो सबसे टॉप पे आता है, वो आते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ऐसे ही अब बोला जा रहा है इन क्वेश्चंस में से, जो इन ऑप्शंस है आपके, इन ऑप्शंस में सबसे टॉप पे कौन है?
ये पूछा जा रहा है हमसे। ऑप्शंस क्या है? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के अध्यक्ष, वही जिसकी आप तैयारी करते हैं यूपीएससी की। हालांकि बीपीएससी की भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, चैनल बीपीएससी का है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो बीपीएससी की तैयारी तो कर रहे हैं, साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो इसलिए बताना जरूरी था, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। फिर क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनका काम क्या होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का? जो पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार खर्चा करती है, ये उनका ऑडिट करते हैं। फिर क्या ऑप्शन? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। इनमें से जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, इन ऑप्शंस में से सबसे टॉप पे आपको कौन मिलेंगे? आपको मिलेंगे हमारे चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सरकार की संसदीय व्यवस्था में विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो आपकी कथन है वो सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है इसमें? बोला लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी। देखिए होता ये है, जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें जो आपकी विधायिका है, जो आपका लेजिस्लेचर है, और जो आपकी कार्यपालिका है, कार्यपालिका क्या होती है? आपकी एग्जीक्यूटिव होती है, जो आपके डिसीजंस को इंप्लीमेंट करती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो जवाबदेही होती है किसको? विधायिका को। ठीक है, जैसे अगर ये मान लीजिए जो बी वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। अगर इसका उल्टा होता, अगर यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो विधायिका के प्रति जवाबदेह, तो ये ऑप्शन सही होता। ऐसे ऑप्शन सही नहीं है। प्रेसिडेंट भी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, जुडिशरी के जवाबदेही नहीं है बिल्कुल भी। जो आपके विधायिका और कार्यपालिका ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ई, नन ऑफ दी अबव, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो जो आपका इसमें जो सही चीज होती है वो ये होती है, देखो विधायिका क्या होते हैं? जो आपके कानून बनाते हैं, यानी सांसद हो गए। कार्यपालिका क्या है? जैसे जो आपका मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं और बाकी मिनिस्टर्स हैं। अब ये लोग रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति हैं? ये लोग रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर, विधायिका के प्रति। लेजिस्लेचर में मतलब वही लोकसभा आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब साथ में होता क्या है, अगर यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो इन सबको रिजाइन भी करना पड़ता है, इसीलिए जो कार्यपालिका है वो विधायिका के खिलाफ प्रति जवाबदेही है, जबकि यहाँ पे उल्टा दे रखा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ई। विच ऑफ, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द पंचायती राज सिस्टम? निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ऑप्शंस इसमें आपका क्या क्या दिख रहे हैं? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया है। पंचायती राज में जब इसको अमेंडमेंट करके, संशोधन करके हमारे संविधान में जोड़ा गया, तो इसमें तीन, पंचायती राज में भी 3 टायर गवर्नमेंट बनाया गया था। ठीक है, तो उसमें जो आपका था, एक जो आपका एक टायर था वो था आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, जो सबसे लोअर लेवल पे होगा। इसमें से अगर बोला जाए पंचायती राज में कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है आपका ग्राम पंचायत। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अब होती क्या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर आपकी एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में अपने अलग पावर्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास में अलग पावर्स होती हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये होता है कि सारी पावर्स किसके पास होंगी? वो होंगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। अब हमारे जो इंडिया है, हमारे में कौन सा सिस्टम है? हमारे में ये है कि जो फेडरल सिस्टम बताया गया है, संघीय ढांचा, साथ में इसका जो झुकाव है वो किस तरफ है? यूनिटरी बेसिस की तरफ है। ठीक है, क्योंकि थोड़ी जो ज्यादा पावर्स दी गई हैं, किसको दी गई हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, किसको लेके? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सी, बड़े देशों के लिए आदर्श, आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज। क्योंकि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमेशा छोटे देशों के लिए, जिनका ज्योग्राफिकल एरिया, भूगोलिक जो क्षेत्र है उनका वो काफी छोटा हो, वो सिर्फ उन्हीं के लिए ज्यादा आइडियल होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन में ये लिखा था कि जो नॉट ट्रू है, जो सही नहीं है, तो वो हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए पॉलिटिक्स से आ गया है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी अब कौन सी पार्टी है? राज्य, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, या रजिस्टर्ड पंजीकृत पार्टी है? इनमें से कोई भी नहीं।
तो देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब तब तो इसका करेक्ट आंसर था स्टेट पार्टी, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत पहले पूछा गया होगा। लेकिन अभी क्या है, पीछे जो करंट की अगर न्यूज देखें, करंट की न्यूज के हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया आपका बी, नेशनल पार्टी हो गई है अब। तो अगर अब आपसे किसी भी बीपीएससी के पेपर में पूछ लिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या देंगे, ये होगी आपकी नेशनल पार्टी। फिर से बता दूं, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी ईयर में आया था एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तब आम आदमी पार्टी सिर्फ एक राज्य पार्टी थी, स्टेट, लेकिन इस साल से इनको एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है, तो करेक्ट आंसर होगा नेशनल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज ऑल्सो नोन एज पोस्टमार्टम? निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उनमें से ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, सर्ट्यूरेरी, कोवोरेंटो, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कोवोरेंटो। कोवोरेंटो को बोला जाता है पोस्टमार्टम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका करेक्ट आंसर, कौन सा, डी, कोवोरेंटो। तो यही थे इस वीडियो के क्वेश्चंस, यहीं पे इस वीडियो को भी खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।